नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज केमिस्ट्री का बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जैसा कि आपको पता ही होगा। इसमें फ्यूल का काफी क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा जवाब देते रहिएगा फास्टली। ओके, तो सारे लोग जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, सभी लोग पूरी क्लास को कंटिन्यू प्रॉपर वे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल क्या है? केमिस्ट्री का काफी शानदार सब मिसलिनियस सवाल है और छोटे छोटे टॉपिक के सवाल हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है क्या सर? पहला क्वेश्चन क्या है सर कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो चालक तार में पीवीसी का कोटिंग होता है, पीवीसी का कोटिंग होता है जिसे हम लोग पॉलीवाइनल क्लोराइड कहते हैं। चालक तार में पीवीसी का कोटिंग होता है जिसे हम लोग पॉलीवाइनल क्लोराइड कहते हैं। ओके, पीवीसी का कोटिंग होता है। ये किस चालक तार में जो पीवीसी का कोटिंग है ये किसको रोकता है? रिसाव को रोकता है, ओवरलोडिंग को, शॉर्ट सर्किट को या फ्यूजिंग को? जल्दी से बताइए आप लोग, एक बार जल्दी से फास्टली बताएंगे। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। चालक तार के द्वारा पीवीसी में कोटिंग करके क्या रोका जाता है? तो यहाँ पे होगा आपका पीवीसी की कोटिंग। आप देखिएगा पॉलीवाइनल क्लोराइड का जो कोटिंग किया जाता है, ये सब सारे संभावित सवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चन को एकदम आराम से चीजों को समझिएगा। जैसे आप देखते होंगे लाल वायर, ये मेन लाइन का सिंबल है लाल वायर। ब्लैक आपका जो है ब्लैक वायर, अंतरराष्ट्रीय रंग कोड भी हम आपको समझाए होंगे वायर का, समझ में आ रहा है? तो ये जो लाल ब्लू हरा इस पर जो एक कोटिंग दिखता है, ये कोटिंग से शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। और ये जो लेपन होता है प्लास्टिक का, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीवाइनल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? पॉलीवाइनल क्लोराइड। और भी कई इस्तेमाल है पीवीसी के, आप देखते होंगे बहुत सारे फर्नीचर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों में पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तार में जो चालक तार में कंडक्टर वायर में जो इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। किसको? शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। और चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आज का सवाल कुछ मिसलिनियस सवाल है, काफी शानदार सब सवाल है। दूसरा पूछा, निम्नलिखित में कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? साबुन का सह उत्पाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब प्रोडक्ट ऑफ सॉप? मतलब हम बनाते हैं साबुन, उसका एक नया उत्पाद है। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम फास्ट बताएंगे। मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को बताएंगे कि साबुन का सह उत्पाद कौन है? साबुन का सह उत्पाद के बारे में मैं पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे। साबुन का सह उत्पाद आइसोप्रेन होगा, ब्यूटेन होगा, ग्लिसरीन होगा, इथाइल? जल्दी जल्दी बताइएगा। साबुन का सह उत्पाद के बारे में आप बताएंगे। साबुन हम बनाते हैं तो साबुन है। देखिए क्या है, जरा यहाँ एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन को, जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जब उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। जब उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन के साथ जो है ग्लिसरीन तैयार होता है। ग्लिसरीन, ये साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरीन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लिसरीन। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? तो आपको पता है वैसलीन बनाते हैं आप। वैसलीन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वैसलीन वैसलीन जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो बनाने में हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं और ये साबुन का सह उत्पाद है। ग्लिसरीन जो है ये आपका साबुन का सह उत्पाद है। हम बनाते हैं साबुन, लेकिन उसका साइड प्रोडक्ट भी एक हमारा बनता है ग्लिसरीन। तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अगले सवाल में चलेंगे जो कि काफी बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का आज एकदम शानदार सब सवाल लेकर आए हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। साबुन में एंटीसेप्टिक के गुण निम्नलिखित मिश्रणों में एक के कारण पाया जाता है। एंटीसेप्टिक का जो गुण साबुन में पाया जाता है वो किसके कारण? विथनॉल के कारण, सोडियम लॉरिक सल्फेट के कारण, रेजिन के कारण। तो आप जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एकदम फास्टली आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जैसे डेटॉल साबुन में थोड़ा ज्यादा एंटीसेप्टिक होता है, तो हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, साबुन में जो एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है, साबुन में जो एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए, साबुन में जो एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है वो विथिनॉल के कारण, किसके कारण? विथिनॉल के कारण साबुन में एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है। किसके कारण? विथिनॉल के कारण साबुन में एंटीसेप्टिक का जो नेचर पाया जाता है साबुन में, विथिनॉल के कारण। आप देखिए मेडिकेटेड सॉप में विथिनॉल की मात्रा जो होती है, जो मेडिकेटेड सॉप है, जो खुजली उजली ज्यादा हो जाए शरीर में, उसके लिए जो आप साबुन खरीदते हैं मेडिकेटेड सॉप, समझ में आ रहा है ना, उसमें विथनॉल की मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है। या डिटॉल में, या बात करें सेबनॉल में, और भी कई सारे चीज जो एंटीसेप्टिक का काम करता है उसमें विथनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? विथनॉल मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगले सवाल में हम चलते हैं। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग एनिलिंग कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, डीकंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया, गर्म शीशों को ठंडा करने की जो धीरे धीरे प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे। और फालतू कमेंट वाले प्लीज सिर्फ पढ़ाएंगे आपको, कोई भी हम फालतू कमेंट किसी भी बच्चों का नहीं देखेंगे। आपको समझ में आ रहा है सर? तो एकदम प्रॉपर वे में सीधा पढ़ने का फोकस रहना चाहिए आपका। ओके, तो गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग एनिलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग एनिलिंग कहते हैं। आपको पता है शीशे पर, ग्लास पर शीशे का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। शीशे का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। पहला एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, शीशे पर लिखने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो शीशे पर अगर लिखना है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। शीशे पर लिखने के लिए, शीशे पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। शीशे पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग एनिलिंग कहते हैं। गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग एनिलिंग कहते हैं। और इसे, इस पर शीशे का मुख्य घटक सिलिका है और इस पर लिखने के लिए, शीशों पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जरूर आप समझिएगा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में सिलिका घुलनशील है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में सिलिका जो है वो घुल जाता है। यह भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही होगा। अगले सवाल में हम चलते हैं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? माइका होगा, समझ में आ रहा है, या क्वार्ट्ज होगा, या सिलिका होगा, या सोडियम बोरेट होगा? जल्दी से बताइए। पूछा है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट सवाल है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो हमने क्या क्वेश्चन सवाल आपसे पूछा है? कांच का सर, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। आंसर एकदम स्पीड में आना चाहिए। कांच का जो मुख्य घटक है वो है सिलिका। कांच का मुख्य घटक क्या है सर? सिलिका। मुख्य घटक मतलब इसका ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है। माइका, अब्रक के बारे में आप जानते हैं, ग्रेफाइट के बारे में भी आप जानते होंगे। माइका एक अब्रक है और अब्रक में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से समझिएगा कि जो अब्रक होता है भाई साहब वो विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। और अब्रक में हमने बताया कि करंट ट्रांसफर नहीं करता। इसमें ये इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। यहाँ पे पूछा गया है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? बारूद में जो है मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? बारूद में कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? बारूद में पूछा गया, बताइए। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में हमने पूछा है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में जल्दी बताइए।
तो बारूद में जो मुख्य रूप से शामिल होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सॉल्ट पीटर। तो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग गन पाउडर भी कहते हैं, तो बारूद में मुख्यतः जो शामिल होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे एक हमारा धातु है सर पोटेशियम। पोटेशियम एक हमारा धातु होता है जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 19। हमने एक दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होता है, धातुओं की संख्या हमने बताया था कि हमारे पास टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्व को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। 118 तत्व को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक हमारा धातु 91 है, अधातु की संख्या 20 है, उपधातु की जो संख्या है, उपधातु की जो संख्या है भाई साहब वो 7 है। उपधातु की संख्या 7 है। उसी में हमने बताया था ये 91 जिसका एटम इसकी संख्या धातु में सबसे ज्यादा 91 धातु, उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है पोटेशियम, जिसका लैटिन नाम केलियम होता है। लैटिन नाम क्या होता है? केलियम। एक सवाल और भी हो सकता है, सबसे कम तापमान पर पिघलने वाला धातु। एक सवाल बताइए जल्दी से, सबसे कम तापमान पर पिघलने वाला धातु। एकदम स्पीड में कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, एकदम स्पीड में कमेंट आना चाहिए आप लोगों का। सबसे कम तापमान पर पिघलने वाला धातु, तो सबसे कम तापमान पर जो पिघलने वाला धातु होता है वो गैलियम होता है। क्या होता है? गैलियम, जिसकी परमाणु संख्या 31 होता है और यह 29 डिग्री सेल्सियस पर 29 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलने लगता है। कहते हैं हम हथेली पर पिघलने वाला धातु, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, इसीलिए इसको केरोसिन में संरक्षित करके रखते हैं हम लोग। ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। जल्दी से बताइए। या फिलिप पास्कल ने, लुइस पास्चर ने? जल्दी से बताइएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर। हम्फ्री डेवी ने? जल्दी से बताइएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। एथेन के प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। एथेन का जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। 4 परमाणु, 1 परमाणु, 3 परमाणु या 5 परमाणु? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार सब सवाल आपके सामने आज लाए हैं केमिस्ट्री का, और इस क्वेश्चन को जरा आप करिएगा। पूछा है एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। क्या आपको पता है एथेन का सूत्र क्या होता है? इसका C2H6। C2H6। अब पूछा है एथेन के जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है, तो एथेन में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु बंधा है। मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने परमाणु बंधे हैं? 4 परमाणु बंधे हुए हैं। एथेन के प्रत्येक कार्बन परमाणु से 4 परमाणु जो है वो बंधे हुए हैं। 4 एटम्स जो है वो बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। 4 एटम्स, C2H6। जैसे आप बेंजीन में देखेंगे C6H6, रंगहीन और दुर्गंधहीन, रंगहीन गैस होता है बेंजीन, लेकिन उसका दुर्गंध जो होता है सड़ी हुई मछली की तरह होता है बेंजीन का C6H6। C6H6 इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से भी एक सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको मैंने कई बार क्लास में कराया है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आ ही गया सर। C6H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या बेंजीन है? क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? C6H6 क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा। C6 और H6 जो है वो क्या है सर? हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि C6 और H6 क्या है? आंसर का सिलसिला सभी लोग नहीं दे रहे हैं। एक बार एकदम फास्ट आंसर देते रहिएगा। आज हम किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं देखेंगे आप लोगों का, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा बेंजीन है, जिसका जो सुगंध होता है वो सड़ी हुई मछली के जैसा होता है। और इसमें 2-3 तरह का सवाल पूछा जाता है। ये C6H6 जो है बेंजीन है। और इसमें देखिए, इसमें एक सवाल आपका जो आता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। हमने केमिकल बॉन्डिंग जब आप लोगों को पढ़ाया था, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा
इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या पाया जाता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं भी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें हमने बताया था एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए हमने बताया था। एक सिंगल बॉन्ड होगा एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। अब इसमें कुछ बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप क्या समझना है जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की संख्या हम देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड की जो संख्या है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिंगल बॉन्ड है तो 9 सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें। और 3 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में भी एक एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। तो 9 प्लस 3, तो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या हो जाता है वो 12 और पाई बॉन्ड की संख्या जो है 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या, बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखते हैं। एथनॉल का सूत्र क्या होता है, एथनॉल का, जल्दी से बताइए। एथनॉल का सूत्र बताइए, एथनॉल का सूत्र क्या होता है सर, जल्दी से बताइए। एथनॉल का सूत्र क्या होता है, एकदम स्पीड में आप बताइएंगे कि एथनॉल का सूत्र क्या होता है, फास्टली। एथनॉल का सूत्र क्या होता है। एथनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है सर। तो एथनॉल का सूत्र बताएंगे। एथनॉल का सूत्र अगर किन्हीं को पता है तो एथनॉल का सूत्र बताएं। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, C2H5OH। ये आपका एथनॉल का सूत्र है, C2H5OH एथनॉल का सूत्र है। और एथनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, एथनॉल। अगला सवाल क्या है, एथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है सर, आप लोग बहुत लोग आंसर दे ही नहीं रहे। हमने पूछा है डैश एथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होगा। एथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होगा, द कॉमन नेम ऑफ एथनोइक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, अल्कोहल होगा, फ्यूमिंग अम्ल होगा, ये एसिडिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल। एथनोइक अम्ल का मैंने पूछा है साधारण नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए एथनोइक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए CH3, इसका उपयोग सफाई करने में, CH3COOH। तो जल्दी से बताइएगा CH3COOH किसका सूत्र है। एथनोइक अम्ल का साधारण नाम पूछा है, कॉमन नेम। एसिडिक एसिड होगा या फ्यूजिंग अम्ल होगा या अल्कोहल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। इसका उपयोग सफाई करने में, आचार बनाने में, इन सब में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिडिक एसिड। क्या होगा, एसिडिक एसिड कहा जाता है इसको। हम लोग क्या एथनोइक एसिड या इसको हम लोग ऐसे अंग्रेजी में इसको हम लोग एथनोइक एसिड कहते हैं, ऐसे हम लोग साधारण नाम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। तो याद रखना कि एथनोइक अम्ल बोला है, एथनोइक अम्ल का साधारण नाम, एथनोइक अम्ल का जो साधारण नाम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर से ये सब क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इस बोतल में भी लिखा है एसिडिक एसिड या एथनोइक एसिड, दोनों सेम चीज है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चीटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चीटी में कौन सा अम्ल होगा, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। अलग अलग अम्ल का स्रोत है। हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको बताया था हर चीज को, हर पॉइंट को। तो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चीटियों में उपस्थित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हमने बताया, ये जो फॉर्मिक अम्ल है ये लाल चीटियों में उपस्थित होता है, फॉर्मिक एसिड। हमने बताया कि धातु और अधातु, आपको मैंने बताया था कि धातुओं की जो संख्या है, धातु की जो संख्या वो 91 होता है और ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जितने भी धातु हैं सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर, एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 13 होता है और जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति का, एम्फोटेरिक नेचर इसका क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति देखा जाता है। हमने आपको क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। हमने बोला धातु जिसकी परमाणु संख्या 91, जिसकी परमाणु संख्या कितना है सर, 91 है। धातु
जिसकी परमाणु सॉरी परमाणु नहीं, नंबर ऑफ मेटल जो है 91 है। नंबर ऑफ मेटल जो है वो 91 और सारे क्षारीय प्रकृति है। जब आप चींटी काटता है तो मम्मी क्या करती है, लोहे का छड़ हाथ में चिपकाती है। ये क्या होता है, अम्ल और क्षार जब मिलता है तो न्यूट्रल होता है, थोड़ा पेन बंद हो जाता है, ये नॉर्मली। और जितने अधातु हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इथनोइक अम्ल पाया जाता है, प्रोपेनिक अम्ल पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। हमने क्या पूछा है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल, भाई साहब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इथनोइक अम्ल पाया जाता है, प्रोपेनिक अम्ल पाया जाता है। इसका सबका चार्ट हम दिखा दिखा के आपको पढ़ाए हैं। अगर आप अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर मैंने अगर पढ़ाया होगा तो आप जाके जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमने पूछा सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में, जल्दी से बताइए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है सिरका में? अभी तक किन्हीं लोगों का आंसर नहीं आया। सिरका में हमने पूछा, मेथनोइक अम्ल तो नहीं होगा, एथनोइक भी नहीं होगा। जल्दी से बताइए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल जल्दी से कीजिए। उसके बाद सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अब यहाँ पे एक चीज आपका और भी सवाल है, ये भी सिरके का है, तो 15 नंबर का एक्सप्लेनेशन जो है वो 16 नंबर के बाद देखिएगा। इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए। अब देखिए, सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, एसिडिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा या सिट्रिक एसिड होगा? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा और स्वाद, तीखी खुशबू आती है, सिरके में एथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। सिरका को हम लोग एथनोइक अम्ल के नाम से जानता है और एथनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो सिरका में जो है, यहाँ पे आप समझिएगा, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में जो है एसिडिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम लोग एथनोइक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। एसिडिक एसिड को, एसिडिक एसिड को हम लोग, एसिटिक अम्ल को जो है हम लोग एथनोइक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से सिरका स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अब अगला पॉइंट आपका, यहाँ पिछला क्वेश्चन था 15 नंबर, तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इथनोइक एसिड होगा। सिरके में आपका बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इथनोइक एसिड को ही हम लोग एसिडिक एसिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड कहा जाता है। एथनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो 15 का जो आंसर होगा बी नंबर। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो इथनोइक अम्ल है। और अगला एक सवाल पूछा था कि सिरके में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में एसिडिक अम्ल होगा। तो कहीं एसिडिक भी होगा, कहीं एथनोइक भी होगा। ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ रहा? सिरका बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन गलत करा सकता है। तो एथनोइक भी और एसिटिक भी, ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आज का सेशन मैंने बोला कि बहुत छोटा सा सेशन होगा, लेकिन बहुत शानदार सब सवाल, बहुत शानदार सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमने क्या पूछा है आपसे कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइए। एसिडिक एसिड होगा या टार्ट्रिक एसिड होगा, सैलिक एसिड होगा या साइट्रिक अम्ल होगा? संतरे में, जल्दी से बताइए। संतरे में अभी तक भाई साहब आप लोगों का आंसर बिल्कुल भी नहीं आया। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें हमने पूछा है कि संतरे में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। संतरे में हमने पूछा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है संतरे में। जल्दी जल्दी बताइए, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड जो है ये इमली में पाया जाता है। आपको पता है टार्ट्रिक एसिड जो है ये आपके इमली में पाया जाता है। तो संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो संतरे में जो पाया जाता है, जल्दी से बताइए। सिट्रिक एसिड जो है ये आपके संतरे में पाया जाता है। कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड जो है ये आपके संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा
उत्पन्न होता है। कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टोज होता है या लैक्टिक एसिड होता है या सैलिक एसिड तैयार होता है या लिनोलिक एसिड तैयार होता है? तो हमने बोला है जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सर आप लोग, कोई भी लोग, ज्यादातर लोग कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पूछा? जब दूध खट्टा होता है, तो दूध खट्टा हो कि मीठा, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताइए। बी नंबर आंसर आया, यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, अगला सवाल में चलते हैं। एथनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? हमने क्या पूछा है? एथनोइक एसिड का, जरा ध्यान से देखिएगा, एथनोइक ब्यूटेनोइक एसिड होगा, एसिडिक एसिड होगा, प्रोपेनिक एसिड होगा या फॉर्मिक एसिड होगा? चींटी के डंक में नॉर्मली फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हमने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे आप जरा। एथनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एथनोइक एसिड का, तो एथनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होगा, एथनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होगा उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड। एथनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होगा, एथनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होगा उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड कहा जाता है। एथनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसका उपयोग सफाई करने में, अचार बनाने में, इन सब चीजों में इसका एथनोइक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, फटे हुए दूध में निम्नलिखित में कौन सा एसिड होता है? फटे हुए दूध में, तो दूध फटा हो, खट्टा हो, दूध कुछ भी हो, उसमें लैक्टिक एसिड ही होगा। क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। तो फटा हुआ दूध में पूछेगा तो लैक्टिक एसिड होगा। फटे हुए दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? फटे हुए दूध में जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फटे हुए दूध में जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। शीतल पेय में शामिल होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? जल्दी से बताइए। कार्बोनिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, सैट्रिक एसिड होगा या ऑक्सैलिक एसिड होगा? हमने क्या पूछा है कि शीतल पेय में शामिल होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या शामिल होते हैं? लक्ष्य खंडेवाल, समझ में आ रहा है? पहले तो सभी लोगों को एक दो बात, इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिए कि क्लास जो है आपका अभी 3 दिन ही चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 6 चैप्टर हमने कराया है और इस 6 चैप्टर का हमें क्वेश्चंस कराने दीजिए। आपके बहुत सारे क्लास पेंडिंग होंगे, सारे क्लास को, और एक ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं, अब यहां लिख रहा है ये रश्मि शर्मा जी आज सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं। पहली बात, बहुत लोग बहुत तरह का कमेंट, 2 3 4 लोग हैं बस, ज्यादा नहीं, जो थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं। अगर आप मेरे केमिस्ट्री के क्लास को, आप पूरे जहां आपको लैब असिस्टेंट की क्लास मिले आप देखिए और मेरे क्लास से कंपैरिजन कीजिएगा। जब मेरी क्लास पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस आपको कराए हैं, क्या क्या क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अभी टाइपिंग में है, टाइपिंग होने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो सारे क्वेश्चन को आप जरा देखिएगा कुछ दिन। हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते कि आपको एक एक चीज हम समझा पाए। अभी आपको कई टॉपिक्स और भी पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, अभी केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद भी हम और भी कई चीजें, सब टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो जरा जब प्रॉपर वे में, अभी हम लोग 1 2 सप्ताह, क्योंकि अभी आपका ना एग्जाम में थोड़ा टाइमिंग है। जब एग्जाम, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि रेलवे का एग्जाम का डेट आ गया तो वो फास्ट है, उसमें ज्यादा तैयारी, आपके एग्जाम का तो कोई कुछ है ही नहीं अभी, आता पता। हो सकता है 1 2 महीना अभी वक्त हो आपके पास, तो एकदम प्रॉपर वे में ठंडे दिमाग से सारे सिलेबस को देखिए। और जिसको कुछ भी नहीं आता, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, तो अम्ल क्षार लवण का चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, मेरा धातु और धातु का चैप्टर उठा के देख लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आवर्त सारणी, क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया है? ओके, तो हम काफी प्रयास करते हैं, अपने जितने भी राजस्थान के बच्चे साथी हैं हमारे, हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर चीजों को दे और आपके क्लास को भी प्रॉपर वे में। अब देखिए एक टाइम था जो मैंने रेगुलर क्लास लिया,
तो बहुत सारे चैप्टर को कवर करा दिया। तो बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, सर हमारे बहुत सारे लेक्चर जो है पेंडिंग में है, कुछ दिन मुझे वक्त दीजिए, हम इसको कंप्लीट कर ले। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो आपका करेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो कार्बोनिक एसिड होगा, क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्बोनिक एसिड होगा जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है। जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू ऑक्जेलिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। हमने क्या बोला है? इनमें कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें कौन सा है जो सही मिलान नहीं है? बताइए। इनमें कौन सा है जो सही मिलान नहीं है सर? जल्दी जल्दी बताइए। इनमें कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल, चींटियों के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल और खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आप जरा देखेंगे इनमें कौन सा, नींबू में सर ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में सर टार्टरिक अम्ल, चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक, ये दोनों तो ठीक है। अब जरा देखिए इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है। जरा देखिए ये तो ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इमली में और नींबू में। अब देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ए नंबर। तो नींबू में आपका कौन सा ऐसे, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लाल लाल टमाटर तो देखे है ना, उसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर जो होते हैं, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने से घोल का रंग कैसा हो जाता है? फिनोप्थेलिन को जब हम सिरके में डालते हैं वो गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है या रंगहीन हो जाता है? बताइए। फिनोप्थेलिन को फिनोप्थेलिन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। फिनोप्थेलिन को जब सिरके में डाले जाते हैं, ये आज मिसलिनियस क्वेश्चन कराया हमने, इधर उधर से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर, फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होता है? जल्दी जल्दी बताइए। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होता है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होगा? तो फिनोप्थेलिन को जब हम सिरके में डालते हैं साहब, ये देखिए, फिनोप्थेलिन को जब हम सिरके में डालते हैं ये कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रंगहीन हो जाता है। तो कुछ सवाल को हम लोग 20 24 25 सवाल को लेकर आए थे आपके सामने। आज एक्चुअली क्या हुआ था, टाइमिंग गलती से आपका 3 बजे सेट हो गया था, समझ में आ रहा है ना? और कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप पूछ सकते हैं। मेरे पास वो कुछ वक्त है, आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या, कोई तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज जरूर आप पूछिए। आपको किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्या क्या। अब सर कल हम एक चैप्टर को लगाएंगे। कल जो परसों की क्लास में हम आपको ये बताएंगे, जो आपका क्लास होगा सैटरडे को। सैटरडे को जो क्लास होगी आपकी, किस दिन? सैटरडे को जो क्लास होगा, उस क्लास में हम आपको एक एक चीज पॉइंट आपको अच्छे से बता देंगे सर, कि आपका कौन कौन सा पूरे सिलेबस जो लैब असिस्टेंट का है उसमें हमने बेसिक फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ा दिया है, क्या क्या नहीं पढ़ाया है, क्या क्या और पढ़ाना है। हमने आराम आराम से सारे लेक्चर को 40 मिनट 50 मिनट में पढ़ाया है, ताकि पूरे बारीकी से आप लेक्चर को देख सके। हम ईमानदारी के साथ कहते हैं, जितने भी साथी ने अगर पूरी लेक्चर को आराम आराम से पढ़ा होगा, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ट हुआ होगा। अब बताइए आप लोग जरा, आप लोगों से आज हम 2-4 मिनट बात करेंगे, तो सभी लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार फास्टली जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बताइए अपनी समस्याओं को सर। चलिए।
ठीक है, तो ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं 1 बजे। ओके, कल हम लोग सर वापस से 1 बजे फिर से क्लास में मिलते हैं और फिर पूरे चीजों को हम लोग प्रॉपर वे में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।